सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज अपन चर्चा करेंगे संविधान के बारे में। देखो मित्रों, संविधान का जो टॉपिक है वो रीट में भी है, रीट थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी है, सेकंड ग्रेड जीके में और फर्स्ट पेपर में, सभी में समान रूप से लागू है। तो अपन आज बेसिक जानकारी के रूप में बेसिक स्तर से अपन इसे तैयार करवाएंगे आपको संविधान के बारे में। तो देखो, संविधान ज़्यादा समय नहीं करेंगे आपका। और एक बात और बता दूं आपको, जिस प्रकार से रीट भर्ती परीक्षा के जो पेपर हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको संपूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है टॉपिक का। तो जो भी टॉपिक पढ़ें उसको अच्छे से क्लियर करके फिर पढ़ें। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे भैया, अब डायरेक्ट क्वेश्चन के भरोसे नहीं रहें। तो इसलिए आपको मैं बेसिक जानकारी के से लेकर आपको अंतिम समय तक आपका सहयोगी करूँगा, आप चिंता न करें। तो देखिए, आज संविधान से शुरुआत कर रहे हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और मुझे बता देना कि और कौन सी टॉपिक आपको करवाने हैं, मैं आपको सभी करवा दूंगा। ठीक है जी। तो देखिए, संविधान के बारे में आज शुरुआत करते हैं अपन। संविधान क्या होता है? संविधान है कानूनों या नियमों का एक संग्रह। ये बेसिक ज्ञान होना जरूरी है आपको कि संविधान होता क्या है। संविधान होता है कानूनों या नियमों का एक संग्रह होता है। देखो, संविधान को समधन विधान यानी समूह या सम्मान या कानून या नियमों का समूह है। अब उसके संविधान की परिभाषा भी देख लेते हैं। देखो, किसी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित, नियंत्रित व संगठित करने हेतु लिखित व अलिखित, देखो कई देशों में लिखित संविधान है और कईयों में अलिखित संविधान है। तो आप बताएंगे मुझे कमेंट करके कि भारत में कौन सा संविधान लिखित है या अलिखित है। ठीक है, लिखित और अलिखित कानूनों का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। आ गई बात समझ में कि संविधान क्या है? कि कानून या नियमों का जो समूह है जो कोई लिख कर रखता है, कोई लिख कर नहीं रखता है। कोई देश लिखित में, किसी देश के पास अलिखित में। तो आप मुझे बताएंगे भारत में कौन सा संविधान। अपन भारत देश में रहते हैं तो इतना तो अपन को ध्यान होना जरूरी है। एक होता है लोकतंत्र, उसके अंतर्गत लोकतंत्र क्या होता है? शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी। तो शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी। तो भारत में लोकतंत्र है या राजतंत्र, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो भारत में क्या है? लोकतंत्र। राजा का शासन थोड़ी है भारत में। तो लोकतंत्र किस भी क्या है? जो शासन व्यवस्था है भारत में वो भी दो प्रकार की है। कितने प्रकार की बच्चों? दो प्रकार की। देखो, एक तो है प्रत्यक्ष और एक होती है अप्रत्यक्ष। तो शासन की जो शक्तियों का प्रयोग जनता स्वयं करे, अगर जनता स्वयं कर रही है तो वो होता है प्रत्यक्ष। उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होता है कि जो ग्राम के जो लोग होते हैं, ग्राम के जो व्यक्ति होते हैं, वो सभी उसमें अपना सहयोग करते हैं, अपना जो भी अपना सहयोग होता है वो देते हैं। ओके। और एक होती है शासन की जो शक्तियाँ प्रयोग जनता स्वयं न करके जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। जैसे सरपंच हो गया, वार्ड पंच हो गया, ठीक है, ये सब होते हैं। उनसे मिलकर क्या बनती है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत ही तो आते हैं सरपंच, वार्ड पंच। ठीक है, ये जो अपन उनको चुनाव देकर ही तो उन पे भेजते हैं पंचायत में। तो ये सब हो गया। एक तो प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष में जनता डायरेक्ट शासन करती है। अप्रत्यक्ष में भाई है तो जनता का ही, पर अप्रत्यक्ष हो गया, अपन उसको चुनाव देकर, वोट देकर चुनते हैं उस प्रतिनिधि को और फिर वो शासन करता है। ओके, आ गई यहाँ तक बात समझ में? देखो, मैं बहुत आराम से बेसिक जानकारी दे रहा हूँ आपको संविधान के बारे में। आगे और पढ़ेंगे अपन, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, आराम से, बढ़िया। आप चिंता न करें, बार बार रिवीजन करते रहें, दौरान करते रहें। सिलेक्शन जरूर होगा, घबराएं नहीं, निश्चित होता है सिलेक्शन, एक न एक दिन जरूर होता है, आप चिंता नहीं करें। संविधान एक किताब है, भौतिक वस्तु है। प्रत्येक देश में संविधान का प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि या राष्ट्राध्यक्ष, समझ रहे हो बात को? उसका राष्ट्र का अध्यक्ष होता है या प्रतिनिधि होता है। राष्ट्राध्यक्ष भी दो प्रकार के हैं भारत में। ठीक है, राष्ट्राध्यक्ष भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो कौन से? एक तो वंशानुगत और एक होते हैं निर्वाचित। एक तो होते हैं वंश के अनुसार चलता रहता है, ये निर्वाचित होते हैं। तो भारत में कैसे हैं? निर्वाचित होते हैं। भारत में कैसे हैं? निर्वाचित। वंश के अनुसार थोड़ी चलते हैं भारत में कि भाई जैसे पीएम खत्म हो गया तो पीएम हट गया या खत्म हो गया, जैसे भी परिस्थिति बने
तो उसका बेटा बेटी पीएम बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि निर्वाचन के द्वारा अपन चुनाव करते हैं, चुनाव के द्वारा ही वो प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो वंशानुगत के अंतर्गत होते हैं, जैसे राजा हो गया, रानी हो गई, उसके बोलते हैं राजतंत्र। वो जहाँ पे राजा का राज होता है उसे राजतंत्र बोलते हैं। तो भारत में राजतंत्र व्यवस्था नहीं है। निर्वाचित में राष्ट्रपति होता है। गणतंत्र व्यवस्था होती है। भारत में गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों प्रकार की व्यवस्था है, बल्कि ब्रिटेन में क्या है, राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी। तो ये ध्यान रखना है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था लागू है। तो भारत में कौन कौन सी है, भारत में है गणतंत्र और लोकतंत्र। देखो जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है स्पेशल नोट, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है ना, संसद की व्यवस्था आपने देख रखा है, सुन रहा है। गणतंत्र लोकतंत्र व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, भाई संघ की सरकार की व्यवस्था है। ठीक है, तो ये याद ध्यान रखने योग्य चीज़ें हैं। मैंने बेसिक आपको जानकारी दे दी है। अब आगे प्रणाली, भारत में कैसी प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है। भारत में कैसी कार्यपालिका है, दोहरी कार्यपालिका है। याद रखना, भारत में कैसी कार्यप्रणाली है, दोहरी कार्यपालिका है। एक तो होती है नाम मात्र का प्रमुख है भारत में, एक तो होता है नाम मात्र प्रमुख, एक होता है वास्तविक प्रमुख। एक होता है नाम मात्र का प्रमुख, एक है वास्तविक प्रमुख। जैसे केंद्र में तो कौन होता है, जैसे केंद्र में तो है राष्ट्रपति। केंद्र में कौन है बेटा, राष्ट्रपति। ये देखो ध्यान से देखना, नाम मात्र मैं बता रहा हूँ पहले नाम मात्र का। ये नाम मात्र केंद्र में तो होता है राष्ट्रपति प्रमुख होता है, केंद्र में तो नाम का ही चलता है, बस नाम चलता है राष्ट्रपति का, काम करता है प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कौन हुआ, प्रधानमंत्री। वास्तविक तो कौन हुआ, प्रधानमंत्री। नाम मात्र कौन हुआ, राष्ट्रपति। याद रखना भाई, केंद्र में कौन है, केंद्र में राष्ट्रपति नाम मात्र का है, नाम उनका चलता है, मतलब सील उनकी लगती है, और काम कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बताएंगे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन हैं। प्रधानमंत्री को तो जानी बच्चा समझता है, सब जानता है कौन है, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। राष्ट्रपति के बारे में बताइए कमेंट करके। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है प्रमुख, नाम मात्र का प्रमुख, और काम कौन करता है, सारे मुख्यमंत्री। नाम चलता है राज्यपाल का, काम करता है मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान हो गया। ये दोहरी कार्यपालिका से होगी, एक तो नाम मात्र का और एक वास्तविक। तो नाम मात्र के तो केंद्र में राष्ट्रपति, राज्य में राज्यपाल, इधर प्रधानमंत्री केंद्र में, उधर राज्य में मुख्यमंत्री। आ गई बात समझ में। देखो ये बेसिक चीज़ें, इनको ध्यान रखना जरूरी। अब देखो मुख्य चीज़ यहाँ पे है, आपको दोनों एक साथ दिखा दिए मैंने, केंद्र सरकार की और इधर राज्य सरकार की। ठीक है, केंद्र सरकार में क्या होता है, राज्य सरकार में। बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है, एक साथ आपको समझ जाओगे दोनों चीज़ों को, भाई केंद्र में कौन कौन सी अनुच्छेद हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, और राज्य में उसी प्रकार कौन कौन सी व्यवस्थाएं कौन कौन से अनुच्छेदों में है। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्र सरकार, केंद्र या संघ सरकार, जो भाग 5 में इसकी जानकारी दे रखी है। केंद्र में जो संघ सरकार है, केंद्र सरकार और संघ सरकार की जो जानकारी है भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में। याद रखना, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में, 5 में किस में, 5 में। और भाग 6, अगला ही भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में जानकारी है। भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में जानकारी। देखो आपको ये सब चीज़ें जानकारी में हो जाएगी ना, एक दो बार आप इस वीडियो को देख लोगे ना तो सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। बेसिक ज्ञान आपका एकदम पक्का हो जाएगा, आप भूल नहीं पाओगे आप कभी भी, क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल गया है। आपको हर चीज़ ध्यान होना जरूरी है बेटा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्ट किसी चीज़ को छोड़ दिया और आगे निकल गई, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, परीक्षा पास कर लिया, ऐसे नहीं होगा। आपको विस्तृत अध्ययन करना जरूरी है, और मैं वही चीज़ें करवाऊंगा आपको। आप चिंता न करें, परीक्षा की पद्धति को ध्यान में रखते हुए मैं आपको हर चीज़ क्लियर करवा दूंगा। आप बस बने रहना, जुड़े रहना। आपको अच्छा लगे तो मुझे बता देना कि सर जी आप ये अच्छा करा रहे हैं, आप आगे भी करवाते रहिए, मुझे आप टॉपिक बताते रहना, मैं उसी हिसाब से आपको देता रहूँगा कंटेंट। आप चिंता न करें, मेरे पास संपूर्ण कंटेंट है, आप टेंशन न करें, और आपको अच्छे अच्छे अपडेटेड कंटेंट मिलेंगे मेरे पास। ओके, अब देखो केंद्र सरकार में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, वैसे राज्य सरकार में भी होती है। जैसे केंद्र में होती है वैसे राज्य में भी होती है। तो पहले अपन देखो केंद्र के बारे में बताता हूँ मैं आपको। केंद्र में है कार्यपालिका। कार्यपालिका का वर्णन किसमें है, अनुच्छेद 52 से लेके 78, अनुच्छेद 52 से लेके 78। उसी प्रकार व्यवस्थापिका का है 79 से लेके
122 तक, मतलब 122 तक, 79 से लेके 122 तक व्यवस्थापिका। न्यायपालिका 124 से 147 तक, अनुच्छेद 124 से 147। तो ऐसे याद रख लेना, डायरेक्ट याद रखना चाहो तो भाई केंद्र में 52 से लेके 147 तक का तो केंद्र में है, तो आप उसको डिवाइड करके ध्यान में रख सकते हैं। 52 से 78, 79 से 122, 124 से 147, ऐसे याद रख सकते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का सबसे पहले कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका का कार्य क्या होता है कि कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करने का कार्य तो कौन करता है? कार्यपालिका। और कानूनों का निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका, ये प्रश्न पूछ सकते हैं भाई कानूनों को लागू करना कार्यपालिका का कार्य है। कथन, कारण दे दिया। कानूनों का निर्माण का कार्य न्यायपालिका का है, अब नीचे दे दिया कथन, कारण सही है, कथन कारण की व्याख्या करता है, कथन कारण की व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, बताओ क्या करोगे? तो कथन तो सही है किंतु कारण गलत है, ऐसे, क्योंकि कानूनों का निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका करती है, न कि न्यायपालिका। न्यायपालिका तो उनकी जांच करती है, कार्यों की जांच करती है, कानूनों की जांच करती है। जो भी कानून नियम बनाए जाते हैं उनकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका। निर्माण कौन करता है? व्यवस्थापिका। ठीक है, उनको लागू कौन करता है? कार्यपालिका। ठीक है, ध्यान रह जाएगी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देखो पहले तो लागू करना, पहले चलो निर्माण करना। व्यवस्थापिका निर्माण करती है, लागू कौन करता है? कार्यपालिका। व्यवस्था कौन करता है भाई? ऐसे याद रख लेना, कानूनों के निर्माण की व्यवस्था कौन करता है? व्यवस्थापिका। कानूनों के निर्माण की व्यवस्था, समझ गए, निर्माण की, ऐसे याद रख लेना। देखो अपनों को याद होना चाहिए, कैसे भी करो। कानूनों के निर्माण की व्यवस्था व्यवस्थापिका, और लागू कार्यपालिका, और न्यायपालिका क्या करती है? जांच। न्याय से न्याय करना मतलब जांच करना एक प्रकार से, तो कानूनों की जांच करना, ये याद रख लेना। ओके, हो गया। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो 52 है, उपराष्ट्रपति का 63 में बता रखा है, पीएम प्रधानमंत्री का 75 में बता रखा है, मंत्रिपरिषद का 74 में बता रखा है, और महान्यायवादी 76 में बता रखा है। अब इसके अंदर व्यवस्थापिका के अंदर आते हैं, संसद आ गई। व्यवस्थापिका के अंदर क्या आती है? संसद 79 में, 79 में। ठीक है, संसद में भी 3 सदन है, संसद के भी 3 पार्ट है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, फिर राज्यसभा और लोकसभा। अब ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे कर ले, सरलोई है ये तो सरलोई है। कैसे? 79, 80 और 81 सरलोई है। से संसद 79, र से राज्यसभा 80, लो से लोकसभा 81, 79, 80, 81 सरलोई है। व्यवस्थापिका तो सरलोई है, ऐसे याद कर लेना। व्यवस्थापिका तो सरलोई है। कानूनों की व्यवस्था कौन करता है? निर्माण की व्यवस्था व्यवस्थापिका। कानून के निर्माण की व्यवस्था कौन करता है? व्यवस्थापिका, ऐसे याद रखना। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। और जांच कौन करेगा? न्याय। जो न्याय देगा वही तो जांच करेगा, न्याय देगा तो ही तो जांच होएगी। अब 124 से 147 न्यायपालिका में। बातें समझ में आ रही है ना? हाँ, बता देना मेरे को भाई कमेंट करके। न्यायपालिका 124 से 147, जो भी बात समझ में ना आए मेरे को बता देना। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है भाई। केंद्र सरकार में तो उच्चतम न्यायालय होगा, राज्य सरकार में उच्च न्यायालय होगा। तो इसमें CAG की व्यवस्था की गई है। ठीक है, 148 से 151 में प्रश्न आ सकता है कि CAG की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है? 148 से 151 में। ओके, ये तो हो गई केंद्र सरकार की। अब इसी प्रकार राज्य सरकार की देखो, साथ के साथ में देख लेते हैं तो सुविधा हो जाएगी। एक जगह इसलिए दिया है मैंने, अलग अलग बताता तो वीडियो भी लंबा हो जाता और आपको थोड़ी समझने में भी दिक्कत होती है। अभी पास में रहेंगे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं आराम से, इनको देख के। राज्य सरकार भाग 6, मैंने कोई भी चीज़ ऐसी छोड़ी नहीं है कि जो आपकी परीक्षा में आ जाए और आपको पसंद ना आए। ठीक है, तो भाग 6, राज्य सरकार भाग 6, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237। ओके, बात याद रहेगी। फिर राज्य सरकार का वर्णन है 152 से 237 तक। तो इसमें भी वही कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले कार्यपालिका, वही बातें इनमें वही सेम भाई। कानूनों को लागू करना तो कार्यपालिका का, व्यवस्थापिका का निर्माण करना, व्यवस्था करना। कानूनों के निर्माण की व्यवस्था कौन करता है? व्यवस्थापिका। और जांच कौन करेगा? न्यायपालिका। वही सेम चीज़ें इसमें भी लागू होती हैं। तो इसमें याद रखना है कि 153 से
167, 153 से 167 तक कार्यपालिका का विधान है, इसमें अनुच्छेद 153 से 167 तक। और उसके बाद व्यवस्थापिका का है 168 से 212 तक, 168 से 212 तक व्यवस्थापिका। फिर न्यायपालिका 214 से 237 तक। ये चीज़ें याद रखनी, इन अनुच्छेदों को भी थोड़ा ध्यान रखना। फिर राज्यपाल का 153 में है, मुख्यमंत्री का 164 में है, मंत्रिपरिषद का 163 में है, महाधिवक्ता का 165 में है। ओके, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। इधर न्यायवादी, इधर महाधिवक्ता है। और बाकी देखो, राज्यपाल टॉपिक पढ़ाएंगे, फिर मुख्यमंत्री टॉपिक पढ़ाएंगे, मंत्रिपरिषद जो टॉपिक आएंगे उसी प्रकार से फिर उनका पूरी डिटेल भी दे दी जाएगी। अभी तो मैं आपको एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। अब व्यवस्थापिका में होता है विधानमंडल। क्या होता है? विधानमंडल। जैसे वहाँ संसद होता है, विधानमंडल होता है। 168 अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 168, जहाँ जैसे यहाँ संसद थी ना, संसद 79 में थी, यहाँ 168 में विधानमंडल है। तो इसमें भी 3 राज्यपाल हो गया, विधान परिषद हो गई और विधानसभा। तो विधान परिषद का 171 में है, विधानसभा का 170 में है। विधानसभा का 170, विधानसभा सभा छोटी 71, 1 बढ़ा दो, विधान परिषद बड़ी। ओके, यहाँ तक बातें क्लियर। अब आते हैं इसी के अंदर, जैसे न्यायपालिका आ गई 214 से 237, तो उच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है इसमें 214 से 232 तक, 214 से 232 तक। उधर था उच्चतम न्यायालय, और यहाँ है उच्च न्यायालय। फिर उच्च के नीचे ही अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में वर्णन किया गया है 233 से 237 तक। देखो, प्रश्न आ सकता है कि राज्य सरकार में अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 233 से 237 तक। घबराएं नहीं, आप आराम से पढ़ते रहें, बार बार रिवीजन करते रहें, क्या चीज़ें याद हो जाएंगी। आप टेंशन नहीं ले कि क्वेश्चनों की प्रकृति बदल गई है, हमारा तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन होंगे पर पढ़ने वाले बच्चों को होंगे। ऐसे नहीं कि ऑब्जेक्टिव टाइप पढ़ लिए, मैंने 2 महीने पढ़ के और सिलेक्शन ले लिया, वो नहीं होगा। जिसको अच्छा नॉलेज होगा, लगातार तैयारी होगी, लंबी तैयारी करेंगे, 5-7 महीने जो लंबी तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। आप ऐसे नहीं कि मैं 15-20 दिन, मैंने 20 दिन पहले शुरुआत की और अपन सिलेक्शन ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा भाई। क्योंकि अब आपको जानकारी पूरी होगी तो ही आप क्वेश्चनों के उत्तर दे पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चनों की प्रकृति बदल चुकी है। लंबे क्वेश्चन पूछने हैं, समझ आधारित प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो रीट भर्ती परीक्षा हुई है उसके अंदर इसी प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। अब चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं कोरम गणपूर्ति क्या होती है। कोरम या गणपूर्ति, जब किसी भी बैठक के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या को कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। जो भी न्यूनतम सदस्य संख्या होती है उसको में कोरम गणपूर्ति में बताया है कि, देखिए, कोरम गणपूर्ति, कोरम या गणपूर्ति क्या होती है, एक ही बात है, कोरम बोल दो या गणपूर्ति। मैंने एक साथ ही बता दिया आपको, आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि प्रश्न पूछ सकता है, एक साथ भी दे सकता है, क्योंकि कालक्रम से पूछ रहा है, नंबर से पूछ रहा है, जन्म तिथियों से पूछ रहा है, लोक देवताओं की जन्म तिथि पूछ ली है। तो आप सोच लिए कि ये भी पूछ सकता है। लोकसभा और राज्यसभा, ये इसके आर्टिकल 100 में बता रखी है ये जानकारी, ठीक है। विधानसभा और विधान परिषद अनुच्छेद 189 में इसकी जानकारी दे रखी है। तो ये तो आर्टिकल हो गए। इसकी कोरम गणपूर्ति है 1/10, 1/10। तो याद रखना, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इनकी कोरम गणपूर्ति। अजय प्रश्न पूछ रहे, लोकसभा और राज्यसभा की कोरम गणपूर्ति 1/10 है। विधानसभा, विधान जैसे दे दिया, कथन दे दिया मानो कि लोकसभा राज्यसभा की कोरम गणपूर्ति 1/10 है। विधानसभा और विधान परिषद की कोरम गणपूर्ति 1/3 है। अब नीचे ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कथन कारण की व्याख्या करता है। दूसरा, कथन सही है, कारण गलत है। तीसरा, कथन और कारण दोनों ही गलत हैं। चौथा, दोनों सही हैं। बताओ कौन सा करोगे? तो 2 नंबर आ जाएगा भाई, कथन सही है किंतु कारण गलत है, क्योंकि इसकी भी गणपूर्ति कितनी है? 1/10 है। तो ऐसे ये चीज़ें याद रखनी है आपको भाई, ठीक है जी। अब उसी प्रकार आगे ग्राम सभा हो गई, मैंने एक साथ दे दिए हैं सारे लिखकर कि आपको ढूंढना नहीं पड़े इधर उधर। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इन सब की टोटल की गणपूर्ति क्या है? 1/3। तो आज तक 1/3, ठीक है। याद रखना, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा हो गई, ग्राम पंचायत हो गई,
पंचायत समिति हो गई, जिला परिषद हो गया, नगर पालिका हो गई, नगर परिषद हो गई, नगर निगम हो गई। तो ये तो थी बेसिक जानकारी। अब आगे अपन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको और इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए आगे अपन बढ़ते जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज आप इसको दोहरान करते रहें, आप देखते रहना, और अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करके बता देना। किसी भी है आप कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। मैं आपका ऐसे सहयोग करता रहूँगा। धन्यवाद।